नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 102 के चैप्टर नंबर 4 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। इससे पहले 3 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुन लीजिएगा, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और सबसे पहले ये जानते हैं कि जो ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, इसके साथ ही साथ इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, और कौन कौन से मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं। तो इससे पहले मैं चैप्टर शुरू करूं, थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूं। भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें से आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक 7 मौलिक अधिकार पहले थे, और इस समय 6 मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक की जब मैं चर्चा करता हूं, तो आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 29 और 30 में माइनॉरिटीज़ यानी कि अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार है। पहले आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार था, जिसे समाप्त कर दिया गया। और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जबकि मूल संविधान में ये 7 मौलिक अधिकार थे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो अधिकार दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं न्यायोचित और एक होते हैं गैर न्यायोचित। न्यायोचित अधिकार वो होते हैं जिनका उल्लंघन होने पर आप सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हो, न्यायपालिका की शरण में जा सकते हो, अपने अधिकारों की दावेदारी कर सकते हो। और मौलिक अधिकार वही अधिकार हैं। मौलिक अधिकार की गारंटी संविधान खुद देता है कि अगर इसका उल्लंघन हो तो न्यायपालिका की शरण में आप जा सकते हो। लेकिन गैर न्यायोचित अधिकार वो होते हैं जिनका उल्लंघन होने पर आप न्यायपालिका की शरण में नहीं जा सकते। इतनी बात क्लियर है कि मौलिक अधिकार कौन कौन से मिले, हमें पता चल गया, संविधान के किस भाग में लिखा गया ये पता चल गया, और न्यायोचित अधिकार और गैर न्यायोचित क्या अधिकार क्या होते हैं ये बात आपको पता चल गई। अब शुरू करते हैं चैप्टर किताब से, ताकि चीज़ें हमें समझ में आए कि हमारी किताब हमसे क्या कह रही है। तो देखो, किताब सबसे पहले मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि की बात कर रही है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर रही है कि क्या संविधान के निर्माण से पहले मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। क्या संविधान से पहले मौलिक अधिकारों की चर्चा कहीं पर की गई थी? क्या किसी ने उससे पहले भी मौलिक अधिकारों की बात को उठाया था? तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, जी हाँ, संविधान के निर्माण से पहले भी क्या किया गया था, मौलिक अधिकारों के मुद्दे को समय समय पर उठाया गया था। और आगे चलकर जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को रख दिया गया। जैसे कि, बहुत ध्यान से सुनना, तो 1895 की बात है, 1895 की बात है कि भारतीय संविधान में 1895 में भारतीय संविधान विधेयक पाश किया गया। इस विधेयक में ये कहा गया कि भारतीय नागरिकों को कुछ अधिकार मिलने चाहिए, जैसे भाषण की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, अधिकृत अधिकारी द्वारा ही जेल भेजा जाए। ऐसे नहीं कि कोई भी बंदा किसी को उठाए और जेल में भेज दे, ऐसा नहीं। जिस बंदे को ये अधिकार दिया गया है, जिस अधिकारी को ये अधिकार दिया गया है, सिर्फ वही व्यक्ति को जेल में भेज सकता है। इतना ही नहीं, लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये सब बात कब की गई? ये सब बात की गई 1895 में, जब हमारा देश उपनिवेश था ब्रिटिश का। आप सभी को पता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो कांग्रेस के माध्यम से समय समय पर अधिकारों की डिमांड की गई। और उसी डिमांडों में 1895 का ये विधेयक था, जिसमें भाषण की स्वतंत्रता, अधिकृत अधिकारी द्वारा जेल भेजने की स्वतंत्रता और राज्य द्वारा मुफ्त शिक्षा व्यवस्था की बात की गई। आगे चलकर समय समय पर भारतीयों के लिए और अधिकारों की डिमांड की गई, जिसके लिए समय समय पर अंग्रेज़ों ने कानून भी पास किए, जैसे कि 1917 का कानून, 1919 का कानून। 1925 में एनी बेसेंट ने भी भारत के लिए मसविदा तैयार करा। 1928 में फेमस नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें अधिकारों की डिमांड की गई। 1945 में सप्रू रिपोर्ट आई, जिसने भी मौलिक अधिकारों की बात करी। तो और आगे चलकर जब संविधान का निर्माण हुआ तो एक कमेटी भी बनाई गई, जिसका काम ही था मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को दर्ज करे। तो इससे पता चलता है कि मौलिक अधिकारों की जो बात है वो समय समय पर उठती रही है, और ये औपनिवेशिक काल से ही उठती रही है। ये नहीं कि एकदम से जब संविधान बन रहा था तो मौलिक अधिकार रख दिए गए, ऐसा नहीं है। जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि 1895 से ही ये मुद्दे उठ रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई से ही ये मुद्दे उठ रहे हैं,
जिनमें से कुछ चर्चा यहाँ पर की गई है। जैसे कि भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक 1925 में आया था। इस विधेयक में 7 मौलिक अधिकारों की डिमांड की गई थी। इसमें कहा गया था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, विवेक की आज़ादी होनी चाहिए, बात करने की आज़ादी होनी चाहिए, एकत्रित होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कानून के समक्ष सभी लोग समान होने चाहिए, प्राथमिक शिक्षा जो होनी चाहिए, प्राइमरी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो मुफ्त होनी चाहिए, और जो मार्ग है यानी कि जो सार्वजनिक रास्ते हैं उनका हर एक व्यक्ति समान रूप से प्रयोग कर सके। उसका रीज़न ये था, पहले नस्ल भेद होता था तो ऐसे में बड़ी दिक्कत होती थी। न्याय के अधिकार की बात की गई, व्यवसाय करने के अधिकार की बात की गई। यानी कि ये 7 अधिकारों की बात कब की गई? भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक 1925 में। इससे ये पता चलता है कि उस टाइम से ही मौलिक अधिकारों की बात की जा रही है, और उन्हीं में से अधिकारों को कुछ उठाकर कहाँ रख दिया गया? भारतीय संविधान में रख दिया गया। 1928 में प्रसिद्ध मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों की बात की गई, मौलिक अधिकारों की जरूरतों की बात की गई। हालांकि औपनिवेशिक शासन ने ये अधिकार देने से मना कर दिया, और इस रिपोर्ट में माइनॉरिटीज़ के अधिकारों की बात भी की गई थी। आगे चलकर कांग्रेस पार्टी की 1931 में सालाना सम्मेलन होगा, सालाना मीटिंग होगी। इसमें भी ये निर्णय लिया जाएगा कि लोगों को मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। आगे चलकर 1945 में एक कमेटी बनेगी, और इस कमेटी का नाम होगा सप्रू कमेटी। इस कमेटी का नाम सप्रू कमेटी इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे वो थे तेज बहादुर सप्रू, जो कि एक जाने माने वकील थे। इस कमेटी में 30 अन्य लोग थे, टोटल 30 सदस्य थे, और इन्होंने अधिकारों को 2 भागों में बांटा, एक न्यायोचित और एक गैर न्यायोचित, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही कर ली कि न्यायोचित अधिकार कौन से हैं? जिसका उल्लंघन होने पर आप न्यायालय की शरण में जा सकते हो, और गैर न्यायोचित अधिकार वो हैं जिसका उल्लंघन होने पर आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। ऐसे में हमारे संविधान में 2 टाइप से अधिकार दिए गए, भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए, इसकी चर्चा हम 5वें चैप्टर में करेंगे। ठीक है भाई। आगे चलकर जब संविधान सभा बनी, संविधान के निर्माण की चर्चा हो रही थी, तो ऐसे में एक उप कमेटी बनाई गई। ये मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई कमेटी थी, अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़ी हुई कमेटी थी, जनजातीय अधिकारों से जुड़ी हुई कमेटी थी, और इस कमेटी के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। लेकिन जो मौलिक अधिकारों वाली कमेटी थी, इसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। तो इस प्रकार से आपको ये पता चलता है कि मौलिक अधिकार ना अचानक से उत्पत्ति नहीं हुई है। इसका एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, इसकी एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, और ये लंबे समय से चले आ रही एक प्रोसेस का परिणाम है, जो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स को रखा गया, जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को रखा गया। इसके लिए समय समय पर कमेटियां बनी है, समय समय पर विधेयक आए हैं, और औपनिवेशिक काल से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से ये आवाज़ उठाई गई है कि लोगों को कुछ बेसिक राइट्स होने चाहिए, लोगों के कुछ मूलभूत अधिकार होने चाहिए। चाहे इसके लिए हम बात करें 1895 के विधेयक की, चाहे हम बात करें 1925 के विधेयक की, चाहे हम बात करें नेहरू रिपोर्ट की, चाहे हम बात करें सप्रू रिपोर्ट की, चाहे हम बात करें मौलिक अधिकारों की कमेटियों की। आइए अब हम जानते हैं कि मौलिक अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो मौलिक अधिकारों की सबसे पहली विशेषता तो यही है कि ये सभी व्यक्तियों के लिए समान हैं, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समानता रखते हैं, इसमें किसी भी आधार का किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है, संगठन बनाने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। इन सब से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता, बशर्ते ये सारी चीज़ें कानूनन हो। ये नहीं कि तानाशाह प्रवृत्ति की हो, ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति की ये कहे कि भाई मैं स्वतंत्र हूं तो दूसरे की स्वतंत्रता को छीन लूंगा, ऐसा नहीं। अगर अधिकार है तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं। तो मौलिक अधिकारों की पहली विशेषता क्या है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, हम रंग धर्म जाति भाषा आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इवन इतने नहीं, हमारे मौलिक अधिकारों की विशेषता सबसे बड़ी यह है कि ये माइनॉरिटीज की भी रक्षा करता है, अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति और लिपि को भी संरक्षित रखने का अधिकार रखता है। ये मौलिक अधिकार वास्तव में व्यक्तियों को सुरक्षित रखते हैं। चाहे आप आर्टिकल 17 देख लो, छुआछूत की समाप्ति की बात की गई है। आर्टिकल 15(2) में देख लो, जाति धर्म नस्ल लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, किसी भी दुकान किसी भी रेस्टोरेंट किसी भी कुएं किसी भी सड़क का प्रयोग आप कर सकते हो। आर्टिकल 23 24 देखोगे तो बाल मजदूरी बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई गई है। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकारों की जो विशेषताएं हैं वो सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई हैं, वो लोगों के कल्याण से जुड़ी हुई हैं, किसी का भी किसी प्रकार से शोषण नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये न्यायोचित हैं। इसको लागू करवाने के लिए आप सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हो, इनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, इनकी न्यायिक जांच हो सकती है। सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जिससे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये जो मौलिक अधिकार हैं, इनमें से वैसे तो ज़्यादातर अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो न सिर्फ नागरिकों को बल्कि विदेशियों को भी दिए गए हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं, ये वाद योग्य हैं, समय समय पर सरकार इस पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। इसके अलावा मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं। नकारात्मक क्यों होंगे आप कहोगे, तो पॉजिटिव है। तो देखो, मौलिक अधिकार नकारात्मक इसलिए हैं क्योंकि ये सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं।
सरकार खुलकर अपना कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकती जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो। क्योंकि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय उस मामले में दखल देगी। तो यहाँ से यहाँ तक आप समझ गए। अगर आपसे कोई पूछे कि मौलिक अधिकार की विशेषता क्या है, मौलिक अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में बताओगे। शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ ले 1925 का राष्ट्रमंडल विधेयक क्या था, तो वो आप 7 प्रकार के मौलिक अधिकार बताओगे यहाँ पर। नेहरू रिपोर्ट और सप्रू रिपोर्ट की विशेषताएं बताइए, तो वो चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हैं, उन मौलिक अधिकारों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आगे चलकर 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनमें से पहला मौलिक अधिकार कौन सा है हमारा, राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में भाई, मैंने शुरू में बताया था, तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है, राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। जहां आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि हर एक व्यक्ति कानून के समक्ष समान होगा, विधि के समक्ष हर एक व्यक्ति समान होगा, कोई भी व्यक्ति कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं रहेगा। भारत के किसी भी क्षेत्र में उसे कानून के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे और विधियों का समान संरक्षण होगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो चाहे विदेशी हो, सब पर यह अधिकार लागू होता है कि विधि के समक्ष सब समान हैं। और विधि के समक्ष जो समानता है ये कहाँ से ली गई है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। आर्टिकल 15 ये कहता है कि किसी व्यक्ति के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 का भाग 2 ये कहता है कि किसी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक तालाब, कुएं, सड़क, इस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे वो एससी वर्ग से हो, चाहे एसटी से हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 राइट टू अपॉर्चुनिटी देता है, यानी कि अवसरों की समानता देता है। अवसरों की समानता का अर्थ यह है कि रोजगार में सभी लोगों को समान अवसर होंगे, एक कार्य के लिए समान वेतन होंगे। पहले पता है क्या होता था, कार्य एक ही होता था, लेकिन उच्च जाति के लोगों को ज़्यादा वेतन मिलता था, निम्न जाति के लोगों को कम वेतन मिलता था। लेकिन भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो आर्टिकल 16 में राइट टू अपॉर्चुनिटी रखी गई, अवसरों की समानता रखी गई। हालांकि इसमें आरक्षण की व्यवस्था भी रखी गई है कि समाज के जो पिछड़े लोग हैं उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके और इक्वल बैलेंस बनाया जा सके। आर्टिकल 17 छुआछूत की समाप्ति करता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर अस्पृश्यता फैली हुई थी। तो मैं पूछूं आपसे आर्टिकल 14, या एग्जामिनर आपसे पूछे आर्टिकल 14 का संबंध किससे है, तो क्या बताओगे, कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 का संबंध किससे है, आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 कहता है अवसरों की क्या होगी, समानता होगी। आर्टिकल 17 क्या कहता है कि छुआछूत की समाप्ति होगी। और आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। अब आप शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में उपाधियां ले सकते हो। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको उपाधि मिलती है डॉक्टरेट की, जब आप पीएचडी कर लेते हो। और नेवी के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में आपको कमांडर, जनरल, मेजर ऐसी उपाधियां मिलती हैं। इसके अलावा किसी को कोई उपाधि नहीं मिलेगी, क्योंकि ये उपाधियां समाज में भेदभाव लाती हैं। इन उपाधियों से किसी एक व्यक्ति को तो विशेष अधिकार दिखाई देते हैं, बाकी सारे लोग उससे अपने आप को निम्न समझते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो सरकारी अधिकारी है या किसी प्रकार से संवैधानिक पद पर है, वो विदेशों से गिफ्ट नहीं ले सकता, उपहार स्वीकार नहीं करेगा। अगर कोई बंदा गिफ्ट या उपहार स्वीकार करेगा तो उसे पहले सरकार को इस चीज़ की क्या इत्तला करनी होगी। तो आर्टिकल 14 से 18 तक 5 प्रकार की समानता है। 14 में कौन सी है, विधि के समक्ष समानता। 15 में कौन सी है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या व्यक्ति के साथ नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है, सभी लोगों को समान अवसर मिलेंगे। आर्टिकल 17 क्या कहता है, छुआछूत की समाप्ति होगी। और आर्टिकल 18 क्या कहता है भाई, उपाधियों का अंत। अब देखो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, आर्टिकल 19 टू 22 स्वतंत्रता का अधिकार देता है, राइट टू लिबर्टी देता है, राइट टू फ्रीडम देता है। इसमें से जो आर्टिकल 19 है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में ही दी गई हैं। तो आर्टिकल 19 को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है भाइयों। सबसे पहली स्वतंत्रता है आर्टिकल 19(1) में भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी। देखो, हर एक व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है, और विचारों की इसी स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। अगर किसी लोकतांत्रिक देश में व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं है तो आप मान लो वो देश लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पड़ोसी को भड़काकर किसी की हत्या करवा दो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका उद्देश्य भारत की एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, संप्रभुता की रक्षा रहे, विदेशी राज्यों के साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंध बने रहे। तो आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन गलत कार को उकसाने की स्वतंत्रता नहीं है। आपको गलत बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, आप भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते। तो
तो आर्टिकल 19(1) आपको कौन सी आज़ादी देता है? भाषण की आज़ादी देता है। आर्टिकल 19(2) आपको शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठा होने की आज़ादी देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप शांतिपूर्वक रूप से हथियार लेकर इकट्ठा हो। हथियार लेकर आप इकट्ठा नहीं हो सकते। देश की एकता और अखंडता को खतरा नहीं पहुंचा सकते। तो आर्टिकल 19(2) क्या कहता है? बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से आपको इकट्ठा होने की आज़ादी है। आर्टिकल 3 आपको समूह बनाने का अधिकार देता है, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार देता है, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार देता है, ताकि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना हो सके, एक तालमेल वाली सोसाइटी की स्थापना हो सके। चौथा, आर्टिकल 19 में चौथा अधिकार है आपको कि आपको भारत के किसी भी क्षेत्र में बिना किसी रोक टोक के घूमने का अधिकार है, ताकि लेकिन जो क्षेत्र ऐसे हैं अनुसूचित जाति वाले, अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र हैं, या फिर ऐसे जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के हमारे क्षेत्र हो गए, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसकी चर्चा आगे चैप्टर में हम करेंगे। तो आर्टिकल 19(1) कौन सी अधिकार देता है? आपको भाषण का अधिकार देता है। आर्टिकल 19(2) शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 19(3) समूह बनाने का और सहकारी समिति बनाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 19(4) भारत के क्षेत्र में मुक्त भ्रमण की आज़ादी देता है, आपको कोई रोक नहीं होगी, कोई टोक नहीं होगी। आर्टिकल 19(5) ये कहता है कि भारत के भूभाग में आप कहीं पर भी निवास कर सकते हो, प्रॉपर्टी खरीदो, घर बनाओ, आराम से मौज मस्ती मारो, कोई दिक्कत नहीं है। और आर्टिकल 19(6) आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देता है कि आप अपने मनपसंद व्यापार कर सकते हो राज्य की इजाज़त से। ठीक है भाई। इसके अलावा आर्टिकल 20 की अगर बात करोगे, तो आर्टिकल जो 20 है और आर्टिकल जो 22 है, ये दोनों जो आर्टिकल हैं कानून से रिलेटेड हैं, ये गिरफ्तारी से रिलेटेड हैं। इसके बारे में यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 का संबंध किससे है, जबकि आर्टिकल 19 का संबंध है राइट टू लाइफ से। तो जब हम आर्टिकल 20 की बात करेंगे, तो आर्टिकल 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है, उसे एक अपराध के लिए दोबारा आप सज़ा नहीं दे सकते, यानी कि एक अपराध के लिए एक सज़ा दोगे, और वो भी वो सज़ा दोगे जो उस समय के हिसाब से चल रही है। यानी कि इंडियन पिनल कोड की धारा में मान लो कोई सज़ा 2 साल की है, तो आप उसे 2 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकते, यानी कि जितनी सज़ा का प्रावधान किया गया है उतनी सज़ा दोगे। और दूसरी बात यह है कि एक ही कार्य के लिए आप 2 बार सज़ा नहीं दे सकते। और तीसरी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। ये सब किस में है? आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें, तो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात करता है, और इसमें कई प्रकार के अधिकार हैं, लगभग 35-40 अधिकारों की सूची है। और आर्टिकल जो 22 है, आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण के अधिकार की बात करता है कि किसी व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार करते हो, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्लियर है भाई? तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 ये कहता है कि जो व्यक्ति अपराधी होगा, उसे एक अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं मिल सकती है। इसके साथ साथ उसे अपने खिलाफ गवाही के लिए उकसाया नहीं जा सकता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ कहता है। और आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 ये कहता है कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी वो कानून सम्मत होनी चाहिए, और 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना चाहिए। आगे चलकर सन 2002 में एक और नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया, आर्टिकल 21(a), ये था राइट टू एजुकेशन। अब देखो, तो आर्टिकल 14 से 18 क्या था? समानता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब ये है, आर्टिकल 23 ये कहता है कि आप बाल शोषण नहीं कर सकते, किसी से बेगारी नहीं करवा सकते। बेगारी का मतलब ये है कि आप अगर किसी से काम करवाते हो और पैसा नहीं देते हो, तो इसे बेगारी कहते हैं। बंधुआ मजदूरी नहीं होनी चाहिए, ये सब आर्टिकल 23 में लिखा है। आर्टिकल 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी फैक्ट्री, कारखाने या हानिकारक व्यवसाय में आप रोजगार नहीं दे सकते, उन्हें काम पर नहीं रख सकते। तो आर्टिकल 23 और 24 का संबंध किससे है भाई? तो आर्टिकल 23 और 24 का संबंध है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। अब देखो, आर्टिकल 25 से लेकर 28 का संबंध किससे है? आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक का संबंध है धार्मिक स्वतंत्रता से, जिसमें आपको धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। जिसमें आर्टिकल 25 ये कहता है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, अपनी मर्जी से धर्म को फॉलो करने की स्वतंत्रता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हो। तो आर्टिकल 25 व्यक्तिगत है, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार देता है कि आप अपने धर्म को अबाध रूप से मानिए, इसका प्रचार प्रसार करिए, बशर्ते किसी को नुकसान ना पहुंचे। जबकि आर्टिकल 26 कहता है कि जो भी धार्मिक समूह हैं, वो धार्मिक समूह अपने अपने धर्म को मानेंगे और अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से उसे फॉलो करेंगे और धार्मिक वृद्धि के लिए अपना कार्य करेंगे। यानी कि आर्टिकल 25 तो व्यक्तिगत है और आर्टिकल 26 सामूहिक है। आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को इंडिविजुअली अधिकार देता है धर्म का, जबकि आर्टिकल 26 एक ग्रुप का अधिकार देता है, एक कम्युनिटी को अधिकार देता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 27 है। आर्टिकल 27 ये कहता है कि आप किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती कर के लिए नहीं ले कह सकते,
किसी व्यक्ति को जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि भाई तू पैसा दे धर्म की अभिवृद्धि के लिए। यानी कि आर्टिकल 27 किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की रखरखाव के लिए खर्चे को देने के लिए मजबूर नहीं करेगा। व्यक्ति की मर्जी वो चंदा दे, व्यक्ति की मर्जी वो ना दे, व्यक्ति की मर्जी वो चढ़ावा चढ़ाए, व्यक्ति की मर्जी है ना चढ़ाए। तो ये आप व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकते, हालांकि फिर भी मजबूर किया जाता है, लेकिन वो लोग होते ही अनभिज्ञ हैं और मजबूर करने वाला भी उतना ही ज़्यादा पापी होता है। तो आर्टिकल 27 आपको क्या अधिकार दे रहा है कि आपकी मर्जी है कि आप धर्म की वृद्धि के लिए कर देना चाहते हो तो दीजिए, नहीं देना चाहते मत दीजिए। और आर्टिकल 28 ये कहता है कि सरकारी जितने भी स्कूल होंगे, सरकारी जितने भी कॉलेज होंगे, यानी कि सरकारी जितनी भी शैक्षिक संस्थाएं होंगी, उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है भाई, ठीक है। आर्टिकल 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है माइनॉरिटीज़ के, कि जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी भाषा को संरक्षित रख सकते हैं, वो अपनी लिपि को संरक्षित रख सकते हैं, वो अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, और इसके लिए वो अपने स्कूल और शैक्षिक संस्थानों की भी स्थापना कर सकते हैं। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो आगे चलकर खत्म हो गया। और आर्टिकल जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो देखो भाई, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब क्या है कि मान लो आपसे समानता का अधिकार छीन लिया गया, ये समानता का आपके साथ असमानता हो गई, तो आप जाओगे कहाँ? आपको कौन दिलवाएगा वो अधिकार? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल, और उपचार का मतलब थेरेपी दी जा रही है आपको, तो खुद ही एक मौलिक अधिकार है कि जो अन्य मौलिक अधिकारों को दिलाएगा। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू करवाए। हालांकि आगे चलकर ये अधिकार हाई कोर्ट्स को भी दे दिया गया। पहले केवल सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार था, अब ये अधिकार हाई कोर्ट्स के पास भी है आर्टिकल 226 के तहत। ये बात ध्यान रखना, यानी कि जब संविधान बना था तो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का अधिकार किसको दिया गया? सुप्रीम कोर्ट को। कौन सा आर्टिकल के तहत? 32। वर्तमान में आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को भी अधिकार है। तो इसके लिए ना समय समय पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेश जारी करते हैं, जिन्हें रिट कहा जाता है संवैधानिक भाषा में। और ये 5 प्रकार के रिट होते हैं जो लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए होते हैं, जिनमें से पहला रिट होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। भाई मान लो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, अब उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर रहे, तो उसके घर वाले क्या करेंगे? तो उसके घर वाले सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वो बताएंगे कि हमारे व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, वो भी स्वतंत्रता के। तो तुरंत ही सरकार जो कोर्ट है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगी और ये व्यक्तिगत सुरक्षा की गारंटी लेगी। ये रिट न्यायालय द्वारा जारी की जाएगी कि किसी व्यक्ति को बिना किसी सुनवाई के आपने हिरासत में क्यों लिया। फिर सुनवाई होगी, लीगल एक्शन लिया जाएगा, और अगर हिरासत कानून सम्मत है, कानून के हिसाब से है, तो रिमांड को बढ़ाया जाएगा, नहीं तो व्यक्ति को रिहा कर दिया जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? शरीर को प्रस्तुत किया जाए, यानी कि किसी भी आधार पर व्यक्ति की जो गिरफ्तारी है वो गैर संवैधानिक तरीके से नहीं हो सकती, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन है और आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। दूसरा जो रिट है वो है परमादेश। परमादेश का मतलब है एक तरीके का आदेश। ये किसी भी अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है कि हाँ भाई, आपने अपनी ड्यूटी से मना क्यों किया। जैसे आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट आपके काम को मना कर देता है, तो इसके लिए आप रिट फाइल कर सकते हो, और इसके लिए कोर्ट उस व्यक्ति से पूछेगा हाँ भाई तूने मना क्यों किया, जब तेरे अधिकार में ये काम आता है तो। ऐसी तीसरा रिट है प्रतिषेध। ये भी उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायालय जारी करता है। ये न्यायालय अपने से निम्न अदालतों के लिए जारी किया जाता है। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए रिट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट निचली अदालतों के लिए रिट जारी कर सकता है कि हाँ भाई, हर कोर्ट का अपना एक कार्य क्षेत्र है कि आप इस कार्य क्षेत्र से बाहर ही काम कर सकते हैं। तो अगर हाई कोर्ट अपने कार्य क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है, निचली अदालतें अपने कार्य क्षेत्र से बाहर कार्य कर रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए हस्तक्षेप कर सकता है और उस मामले को अपने पास मंगा सकता है। चौथा रिट है अधिकार प्रक्षा। इसके माध्यम से हाई कोर्ट अपने से निचली अदालतों और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जो पेंडिंग मामले हैं उनके रिकॉर्ड को मंगा सकता है कि हाँ भाई, ये जो केस है इतने दिनों से पेंडिंग है, इसका आपने फैसला क्यों नहीं किया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से में जितने भी केस चल रहे हैं उनका रिकॉर्ड मांग सकता है, हाई कोर्ट निचली अदालतों से जितने भी रिकॉर्ड से वो मांग सकता है। अधिकार सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, ये बात ध्यान रखना, पहले खाली सुप्रीम कोर्ट का था ये अधिकार। और लास्ट का रिट है उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण रिट ये है कि कोई भी बंदा जो कार्य कर रहा है, इससे उससे अधिकार के बारे में पूछा जा सकता है कि हाँ भाई, ये कार्य आप क्यों कर रहे हो। यानी कि जैसे फर्जी तरीके से बहुत सारे लोग लग जाते हैं फिर पकड़े जाते हैं, वो इसी रिट से पकड़े जाते हैं। कौन से? उत्प्रेषण रिट से। सो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में कितने प्रकार के रिट है? 5। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा और उत्प्रेषण। तो ये तो बात रही आर्टिकल 14 से 32 तक मौलिक अधिकारों की। अब हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों के मूलभूत सिद्धांत की। तो मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का बेसिक
थ्योरी है और इसमें सरकारें चेंज नहीं कर सकती। हालांकि केशवानंद भारती मुकदमे के बाद 1973 में ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया। क्या सरकार मौलिक अधिकारों में काट-छाँट कर सकती है? न्यायालय ने कहा कि सरकार मौलिक अधिकारों में काट-छाँट नहीं कर सकती है। इधर संसद ये कहती है कि हम मौलिक अधिकारों में काट-छाँट कर सकते हैं, ये हमारी विशेष शक्ति है। ऐसे में न्यायपालिका और संसद के बीच में 1973 में बहुत बड़ा विवाद हो गया। हालांकि आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि सरकार आवश्यकता पड़ने पर मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मुद्दा ये उठा था कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, तो ऐसे में सरकार अगर कल्याण के लिए सड़कों का निर्माण कर रही है या भूमि अधिग्रहण कर रही है, यानी कि जनता से भूमि को छीन रही है या मुआवजा देकर जमीनें ले रही है, तो अगर जनता के पास संपत्ति का अधिकार है तो जनता मना कर सकती है कि सड़क बनानी हो तो उधर से बनाओ, हाईवे बनाना है तो उधर से बनाओ, हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। ऐसे में सरकार को ना अपने सार्वजनिक कार्यों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तो ऐसे में जो केशवानंद था, इसकी ज़मीन जो थी वो सरकारी ज़मीन के में आ गई। अब सरकार ने इसकी ज़मीन के अधिग्रहण की बात करी तो केशवानंद भारती ना केरल हाई कोर्ट गया और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गया। तो सुप्रीम कोर्ट गया तो उसने ये कहा कि मुझे संपत्ति का अधिकार है और मेरी संपत्ति सरकार कैसे छीन सकती है। तो सरकार ने कहा जन कल्याण के नाम पर बेटा मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और आगे चलकर 1978 में संविधान में 44वां संशोधन हुआ, 44 अमेंडमेंट हुआ और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। यानी कि आज के डेट में सरकार अगर आपकी ज़मीन का अधिग्रहण करती है और बदले में मुआवजा देती है तो आपको मुआवजा लेना पड़ेगा और अपनी ज़मीन को छोड़ना पड़ेगा। अब आपको राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं रहा। तो ये बहुत विवादात्मक संशोधन था। तो प्रश्न ये उठता है, क्या मौलिक अधिकारों में सरकार काट-छाँट कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है। 1973 में ये बात सिद्ध कर दी गई। अब प्रश्न ये उठता है, क्या मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग सकता है? तो मौलिक अधिकारों पर उचित उचित प्रतिबंध लग सकता है। जैसे आप कोई व्यक्ति सुनता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भड़काऊ भाषण दो। मौलिक अधिकार परिपूर्ण नहीं है, सरकार को ये अधिकार दे रखा है। आपातकालीन परिस्थितियों में सरकार हमारी ये अधिकार छीन भी लेती है। जैसे कि आए दिन आपने सुना होगा कि फलाने क्षेत्र में दंगे हो गए और क्या हुआ, सरकार ने इंटरनेट कनेक्शन काट दिया। जबकि इंटरनेट का जो कनेक्शन है ये भी हमारा मौलिक अधिकार है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं, हम अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। और अगर सरकार इंटरनेट बंद करती है तो ये हमारे मौलिक अधिकारों पर रोक ही है। जम्मू कश्मीर में 1 साल तक इंटरनेट बंद था। तो सरकार ना सुरक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए मौलिक अधिकारों पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। राज्य समानता के अधिकार पर भी प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि समानता का मतलब है एक जैसा बर्ताव, लेकिन फिर भी सरकार आरक्षण जैसी व्यवस्था देती है। तो ऐसे में समाज ये कुछ वर्गों को, खासकर महिलाओं, दलितों को, बच्चों को विशेष सुविधाएं देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार असमानता फैला रही है। सरकार समानता स्थापित करने के लिए ऐसा कर रही है। तो इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि सरकार जो है वो आवश्यकता पड़ने पर मौलिक अधिकारों पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कि आर्टिकल जो 33 है, ये सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है कि सुरक्षा बल में जो लोग हैं, सेना में जो लोग हैं, पुलिस में जो लोग हैं, इनके ऊपर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है ताकि इनमें अनुशासन बना रहे, अंदर की बातें लीक ना हो। तो इस प्रकार से ना मौलिक अधिकारों पर अगर कोई कहे प्रतिबंध लग सकता है तो बिल्कुल लग सकता है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। आप मौलिक अधिकारों का यूज़ कैसे कर रहे हो ये डिपेंड इस चीज़ पर करता है। तो मौलिक अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं, क्या इस पर प्रतिबंध लग सकता है, क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, क्या संसद इसमें कटौती कर सकती है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमने जाना है। आई होप सो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक भी जरूर करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।